अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉ गेट जो नेक्स्ट हमारा कंडक्ट होने जा रहा है वो अप्रैल या मई के दरमियान होगा। और हमने जो क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर आज हम आर्टिकल नंबर 15 से ऑनवर्ड कानून शहादत ऑर्डर डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर क्या प्रोसीजर है, किस तरीके कार से हम जो है सिलेबस को कवर करेंगे, तो आप सबको पता है कि हमारा जो सेशन है ये सेशन 3 मंथ्स का सेशन होता है। इस 3 मंथ्स के सेशन के अंदर आप जो हमारे 10 सब्जेक्ट्स हैं लॉ गेट के, ये 10 सब्जेक्ट्स हम आपको नियर अबाउट 3 to 4 टाइम्स कवर करवाएंगे। 3 to 4 टाइम्स से मुराद ये कि अब जो 3 मंथ्स का प्लान है उसके अंदर एक एक बार आपका एक एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब लॉ गेट अनाउंस होगी, लॉ गेट अनाउंस होती है 4 वीक्स बिफोर, तो उस टाइम भी आपका सेकेंड टाइम जो है हम सिलेबस कवर करवाएंगे। फिर जब 10 डेज़ का कोर्स होगा तो उसमें थर्ड टाइम, और फिर लास्ट में एक जो हमारे 6 आवर्स की क्लास होती है उसमें आपका क्विक रिवीजन या फिर आप कह सकते हैं स्मार्ट स्टडी हो जाती है। पढ़ना किस तरीके से है, अब देखें लॉ गेट का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली बेस किस पे करता है, बेयर एक्स पर। और जो स्टूडेंट्स खुद से बेरेक्स को नहीं पढ़ेगा तो वो भूल जाए कि वो लॉ गेट क्लियर कर सकता है, आइदर मेरे लेक्चर सुनकर भी नहीं। इवन दो स्टूडेंट्स जब भी मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो नेसेसरी है, कंपलसरी है कि वो अपने बेरेक्स ओपन करके फिर लेक्चर सुने। पहले से जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो पहले से खुद से पढ़ के आकर फिर मेरा लेक्चर सुने तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी और साथ ही साथ बैरक को पढ़ना किस तरीके से और कहाँ कहाँ कौन कौन सा वर्ड आ सकता है वो भी हम आपको पढ़ना सिखाएंगे। अब जो आपका सेशन है ये 3 मंथ्स का, इसके अंदर आपको पता है कि हम 100% पासिंग गारंटी दे रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट खुदा ना खास्ता फेल हो गया तो उसका नेक्स्ट सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और दूसरी बात ये कि मंडे टू मंडे जो आपका टेस्ट होगा एवरी मंडे, तो वो टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, वो होगा वेब जनरेटेड टेस्ट। वेब जनरेटेड टेस्ट से मुराद ये कि आपको एक लिंक शेयर होगी ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और वो लिंक जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने बंडल ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि शफल्ड होंगे। जैसे ही आप उन क्वेश्चंस को क्लिक करेंगे, टाइम ड्यूरेशन आपके पास लिखा होगा, फॉर एग्जांपल 40 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन हैं, तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन भी कितनी होगी, वो भी आपको 30 मिनट्स होगी। ठीक है, उससे ये होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप HEC के टेस्ट के अंदर 2 आवर्स के अंदर आप 100 MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग, फिर जो है आप जैसे ही आपने टेस्ट सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आप जब व्यू स्कोर करेंगे तो आपके पास सारे के सारे करेक्ट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स भी आ जाएंगे, और जो जो आपने करेक्ट नहीं किए उनके करेक्ट आंसर्स भी आ जाएंगे कि उनके क्या क्या करेक्ट आंसर्स थे। और नोट्स के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि नोट्स से बेहतर यही है कि आप अपने बैरेक्स पर फोकस करें, बैरेक्स को बार बार पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब आते हैं लेक्चर की तरफ। अब हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्या है, वो है कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल 15 से ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 15। लास्ट टाइम अगर हम प्रीवियस क्लास को कंक्लूड करें तो प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया, हु मे टेस्टिफाई। सबसे पहले हमने इंटरप्रिटेशन देखी। इंटरप्रिटेशन के अंदर हमने ये देखा कि कोड की डेफिनेशन क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है और रेलेवेंट फैक्ट क्या है। सही है, फिर उसके बाद हम कहाँ आ गए, आर्टिकल 3 की तरफ, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया हु मे टेस्टिफाई या फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। अब आर्टिकल 3 ने देखे क्या बात की कि हर शख्स गवाही दे सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। अब आर्टिकल 3 के तहत हर शख्स गवाही दे सकता है, लेकिन फिर उसके बाद हमने कल ये भी क्लियर किया कि आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक जो आपकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है उसके खिलाफ गवाही वो लोग नहीं दे सकते। वो लोग क्या हैं, प्रोटेक्टेड हैं, उनसे गवाही नहीं ली जा सकती। पहले आर्टिकल 3 ने यह कहा कि हर शख्स गवाही दे सकता है, फिर आर्टिकल 4 से 14 तक क्या बात आई कि ये शख्स इन सर्कमस्टांसेस में गवाही नहीं दे सकते। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15, उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका 16 भी है, फिर इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनमें से सवाल लाजमी आता है। ठीक है, अब जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 क्या बात करता है, इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, अब ये इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन क्या है और इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस कौन से केसेस के अंदर होगा। आर्टिकल 15 कहता है कि विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड डेट आंसर विल क्रिमिनेट। मतलब कि इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन जो वर्ड है ये आपको बैरक के अंदर नहीं मिल रहा,
सही है। ये कहाँ से हम लेके आते हैं? हम लेके आते हैं केस लॉज से वर्ड्स। अब कह रहे हैं अ विटनेस शल नॉट। अब सबसे पहले तो वर्ड फिर आ गया शल नॉट। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा, फिर बैरक के अंदर वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। आर्टिकल 15 ये कह रहा है कि कोई भी शख्स, कोई भी विटनेस जब भी गवाही देने आता है तो उससे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जो जिस सवाल का जवाब उस गवाह को मुजरिम बना दे। मिसाल के तौर पे आपने कोई जो है चोरी होते हुए देखी, या आपने किसी का मर्डर होते हुए देखा। जब आपने इस एकेडमी, इस घर के अंदर किसी का मर्डर होते हुए देखा, टाइम क्या था? रात के बज रहे थे 1। अब रात के 1 बजे आप नेचुरल कोर्स ऑफ कंडक्ट में, नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में, रेगुलर रूटीन में आप मेरे पास नहीं आते, ठीक है? ऐसे ही है। अब आप रात के 1 बजे जो है देखते हैं किसी का मर्डर होते हुए और आप देखकर चले जाते हैं। फिर जब आपकी गवाही आती है, किसी ने कहा कि ये शख्स वहाँ मौजूद था, और आप आते हैं गवाही के लिए। जब आप गवाही के लिए आए तो आप ये कहते हैं कि हाँ, ये इस शख्स ने इसका मर्डर किया और मैं वहाँ मौजूद था। अब जो आपका वकील, एडवर्स वकील होगा, प्रोसिक्यूशन साइड, वो आपसे पूछता है कि आप ये बताएं आप रात के 1 बजे वहाँ करने क्या गए थे? अब आप कहेंगे ओह, अगर मैं इसका जवाब दे दूँ तो मैं खुद ही मुजरिम बन गया, मैं तो चोरी की नीयत से गया था, क्योंकि रात के 1 बजे आपका यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। अब आप जवाब देते हैं कि हाँ, मैं वहाँ चोरी करने गया था, तो ये जो आपकी गवाही है, ये आपकी गवाही खुद के ही खिलाफ चली गई। सही है। आर्टिकल, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 11 या 12 है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो खुद के ही खिलाफ गवाही दे। पहले आप क्या करेंगे? प्रोसीडिंग्स के अंदर, जब आप ट्रायल के अंदर जाएंगे तो प्रोसीडिंग्स के अंदर आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस के अंदर आप उसकी एक प्रोटेक्शन लेंगे कि मुझे इस आर्टिकल कानून शहादत ऑर्डर, आर्टिकल 15 या हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी प्रोटेक्शन आप लेंगे। जब आपने उसकी प्रोटेक्शन ले ली, फिर जब आप अपने ही खिलाफ गवाही देंगे तो फिर वो गवाही आपके खिलाफ कहीं भी किसी और प्रोसीडिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने आर्टिकल 15 की प्रोटेक्शन नहीं ली, तो जब प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये गवाही आपके खिलाफ कहीं भी यूज़ हो सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आर्टिकल 15 का? ठीक है। अब बैरक के अंदर आते हैं। कहते हैं अ विटनेस शल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। वर्ड क्या आ गया? शल नॉट, मैंडेटरी प्रोविजन है। शल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर एनी का वर्ड भी ज़्यादा टाइम यूज़ हुआ है। कौन कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? एनी क्वेश्चन एज टू एनी मैटर रेलेवेंट टू द मैटर इन इशू और एनी सूड इन सिविल और क्रिमिनल। दूसरी बात ये आपने सीखी कि इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया कि ये सिविल के अंदर भी एप्लीकेबल है और आपका क्रिमिनल के अंदर भी एप्लीकेबल है। दोनों प्रोसीडिंग्स के अंदर ये आर्टिकल एप्लीकेबल है। ठीक है। Proceedings upon the ground that the answer of such question will criminate, that the answer of such question will criminate, मतलब उस सवाल का जवाब उसको क्या कर देगा? मुजरिम करार दे देगा। एंड में टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट, या उसको डायरेक्टली मुजरिम बना दे या इनडायरेक्टली मुजरिम बना दे। और दैट इट वाज एक्सपोज और टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सपोज सच विटनेस टू पेनल्टी फॉरफीचर ऑफ एनी काइंड, या फिर उसको ऐसा मुजरिम बना दे कि वो जो है पेनल्टी की तरफ चला जाए, मतलब उसको सज़ा मिल जाए। तो ये उसके बारे में बता रहा है। अब ये कहाँ पर होगा? ये होगा ड्यूरिंग ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं होगा। ये बात इसके अंदर नहीं लिखी गई और ये लॉ गेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। ठीक है। आर्टिकल 15 क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं आर्टिकल 16 की तरफ। अब आर्टिकल 16 की तरफ आते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है? अकम्प्लिस। अकम्प्लिस कौन होता है? अकम्प्लिस होता है शरीके जुर्म। क्रॉस रेफरेंसेस की तरफ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लॉ गेट के लिए पढ़ रहे हैं। अकम्प्लिस क्या है? अकम्प्लिस हम कहते हैं किसको? शरीके जुर्म को। मिसाल के तौर पे आप जो है क्या करते हैं? आप एक ड्राइवर हैं। आप क्या करते हैं? आप एक, फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम जो है क्या करते हैं, आपको प्रज्यूम करते हैं कि आप एक ड्राइवर हैं। अब आपका जो मालिक है वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ मर्डर करने, और आपकी नॉलेज में बात है कि ये शख्स मर्डर करने जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे उसके साथ? नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? आप उसके साथ जाते हैं। आप कहते हैं चलो यार देखते हैं कैसे मर्डर होता है। आप उसके साथ गाड़ी में जा रहे हैं। अब गाड़ी से उतरे, आप उस अपने मालिक को कहते हैं कि आप जाएँ मर्डर करके आए, मैं देख रहा हूँ कोई आता है या नहीं आता। अब आप क्या हो गए? आप हो गए अकम्प्लिस, शरीके जुर्म। ठीक है।
तो कानून के अंदर, कानून शहादत ऑर्डर के अंदर आर्टिकल 16 और एक और आर्टिकल भी है। वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल हमें मिलता है आर्टिकल 129 इलस्ट्रेशन बी के अंदर। दोनों आर्टिकल्स एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो फिर इंशाल्लाह लॉ गेट क्लियर करने के बाद आपको क्लियर करवाऊंगा। एक आर्टिकल तो ये कहता है कि अकम्प्लिश शल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। क्या बात कर रहा है? अकम्प्लिश शल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, लेकिन आर्टिकल 129 बी कोई और बात कर रहा है। दोनों को क्रॉस करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 16 ने क्या बात की कि जो अकम्प्लिस है, शरीक जुर्म है, क्या वो गवाही दे सकता है या नहीं दे सकता। एन अकम्प्लिश शल बी कॉम्पिटेंट, इसके अंदर भी वर्ड क्या आ गया? शल बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? उसकी गवाही काबिल कबूल होगी। एन अकम्प्लिश शल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन। किसके खिलाफ? अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन। मतलब देखें, हर आर्टिकल के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि इस आर्टिकल के अंदर अगर आपने ये अल्फाज याद रख लिए तो फिर क्या होगा, फिर आप जो है लॉ गेट के अंदर कहीं से भी सवाल आएगा इस आर्टिकल से तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अक्यूज पर्सन मतलब कि एक शरीक जुर्म जो है उसकी गवाही अक्यूज पर्सन के खिलाफ क्या है? काबिल कबूल है। शल एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ एन ऑफेंस। अब फिर क्या आ गई? इसकी एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन क्या कहती है? हुदूद केसेस। लास्ट टाइम भी ये एक जो है सवाल आ गया था लॉ गेट के टेस्ट के अंदर कि आप ये बताएं, उसने पूरी की पूरी स्टेटमेंट दी और उसने कहा अकम्प्लिश शल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन एक्सेप्ट डेश केसेस। कौन से केसेस? हुदूद के केसेस के अंदर। फिर उसके अंदर ऑप्शन आया हुदूद केसेस, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हुदूद केसेस के अंदर अकम्प्लिस की गवाही काबिल कबूल नहीं होगी। फिर क्या कहता है? एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगली मेयरली बिकॉज द प्रोसीडिंग अपॉन द अनकॉरोबरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिस। मतलब कि कोर्ट की डिस्क्रिएशन होगी, अदालत की ये स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, अदालत उसको उसकी गवाही को काबिल कबूल ठहराए ना ठहराए। और अगर वो गवाही देगा तो अनलेस कोरोबरेटेड, कोरोबरेशन उसकी ज़रूरी है। अब ये कोरोबरेशन क्या है? मतलब उसके साथ मुंसलिक कोई और जो है गवाह या कोई और एविडेंस भी आना नेसेसरी है। अब हम डिस्कस करते हैं एक और आर्टिकल, आर्टिकल 129। उसकी इलस्ट्रेशन है बी। उसकी इलस्ट्रेशन बी क्या कहती है? उसको ओपन करें। जब हम आर्टिकल 129 बी को ओपन करेंगे तो उसकी जो इलस्ट्रेशन बी है वो कह रहा है एन अकम्प्लिस शल नॉट बी एन अकम्प्लिस डेट एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। क्या बात करता है? अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अकम्प्लिस की गवाही तो काबिल कबूल है इस आर्टिकल के तहत, लेकिन वो काबिल एतमाद के लायक नहीं है। हो सकता है वो कोर्ट को क्या कर दे? गुमराह कर दे। मतलब इसने क्या बताया? इसने कहा कि इसकी गवाही जो है काबिल कबूल है, लेकिन फिर इस आर्टिकल ने क्या कहा? ये कोर्ट को बता रहा है कि भाई अकम्प्लिस जो है उसकी गवाही काबिल कबूल है, लेकिन वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। वर्ड क्या है? अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। फिर इसके अंदर और इसके अंदर एक बात सेम ही आ गई कि उन दोनों के साथ कोरोबरेशन होना नेसेसरी है। कोरोबरेशन का मतलब क्या होता है? कि कोई और एविडेंस का होना नेसेसरी है। तो आर्टिकल 129 भी क्लियर हो, बी क्लियर हो गया आपको? सही है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अकम्प्लिस कहाँ कहाँ लिखा है कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर, लेकिन ऐसा सवाल हरगिज़ लॉ गेट के अंदर नहीं आता कि आप आर्टिकल बताएं। वो आपको आर्टिकल भी बताएगा कि एज पर आर्टिकल 16 कानूनी शहादत ऑर्डर, फिर वो आपको पूरी डेफिनेशन दे देगा। फिर वो आपको कहेगा एक्सेप्ट डेश केसेस, या फिर ये कहेगा एन अकम्प्लिस डेश बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? शल आएगा, मे आएगा, या फिर अगेंस्ट डेश पर्सन, फिर उसके अंदर आएगा एनी पर्सन या अक्यूज पर्सन या डिफेंडेंट। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या है? अक्यूज पर्सन। सही है। तो ये क्या है? ये आर्टिकल्स के कीवर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं, मेमोराइज करने हैं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ आपको और साथ ही साथ आपको बैरक की वर्डिंग भी याद हुई। अब आते हैं आर्टिकल 17 की तरफ, जो हमने कल डिस्कस किया था, उसको दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। आर्टिकल 17 क्या बात करता है? आर्टिकल 17 क्या कहता है? कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेस। नंबर ऑफ विटनेस। आर्टिकल 3 के अंदर हमने क्या देखा? आर्टिकल 3 के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हर शख्स गवाही दे सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, नौजवान हो, बच्चा हो, या बालिग हो, नाबालिग हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई शर्त नहीं है। लेकिन आर्टिकल 17 के अंदर कुछ शराइत हैं। कौन कौन सी शराइत हैं? ये याद रखें।
कौन कौन सी? मुस्लिम हो, एडल्ट हो, तज़किया शहूद और मेल हो। मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया कि फीमेल की गवाही भी एडमिसिबल नहीं होगी। अब आर्टिकल 17 को देखें। आर्टिकल 17 क्या बात करता है? आर्टिकल 17 कहता है द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस, मतलब कि इसके अंदर नंबर ऑफ विटनेसेस के बारे में भी बताएगा। इन एनी केस शल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो आर्टिकल 17 ये एप्लीकेबल कहाँ पर है? हुदूद केसेस के अंदर। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी लॉ रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ हुदूद एंड एनी स्पेशल लॉ। मतलब कि अगर किसी और कानून के अंदर, हुदूद के अंदर, स्पेशल लॉ के अंदर अगर कोई बात लिखी है तो आपने उसकी तरफ जाना है, अदरवाइज आपने इसको फॉलो करना है। इन मैटर्स पर्टेनिंग फाइनेंशियल फ्यूचर ऑब्लिगेशन, जब बात आएगी फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन की तो वहाँ पर आपका क्या होगा? वहाँ पर आपके कितने गवाह होंगे? शल बी का वर्ड है। कौन सा वर्ड है? शल बी। अटेस्टेड बाय 2 मेन और 1 मेन एंड 2 वुमेन। अब यहाँ पर सवाल ये बन सकता है कि वो आपसे क्या करे? 2 मेन एंड 1 मेन और 2 फीमेल कर दे, मतलब और को और एंड को आगे पीछे कर दे। तो आपने समझना है, मतलब कि आपका IQ लेवल भी उस टाइम पे दिमाग आपका हाजिर हो आपके टेस्ट के अंदर। 2 मेन 2 मर्द, फिर क्या कह रहा है? और 1 मेन एंड 2 मेल, या फिर 1 मर्द और 2 औरतें। कुरान पाक के अंदर जो है इसकी तफसील बयान की गई है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 2 मर्द या फिर 1 मर्द और 2 औरतें, यानी कि 1 मर्द की गवाही 2 औरतों के बराबर है। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद क्या ये है कि औरत भूल जाती है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि औरत को अल्लाह ताला ने मर्द से कमतर दिखाया। इसका मकसद ये था अल्लाह ताला फरमाने का कि अगर औरत की जो नेचर है, साइकी है, वो क्रिमिनल मैटर्स के अंदर, दूसरे ये इन मैटर्स के अंदर, फ्यूचर ये जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं इसके अंदर थोड़ा वो भूल सकती है। क्योंकि देखें जो ट्रेड, जो आपका बिज़नेस है वो ज़्यादातर कौन करते हैं? मेल्स करते हैं। अगर फीमेल बिज़नेस कर रही है उसका नेचर क्या है कि वो घर संभाले। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया औरतों के लिए। अब उसकी अगर गवाही की बात आएगी तो जब 2 की बात आई तो 2 का मकसद भी बताया कुरान पाक के अंदर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिलाए। तज़ी का वर्ड है। कौन सा वर्ड है? अरबिक तज़ी। तज़ी का मतलब कि एक अगर भूल जाए तो दूसरी उसको याद दहानी करवा दे कि इतने पैसे थे इसकी तरफ या इतने पैसे नहीं थे। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशन की। फिर उसके बाद ये एक वर्ड भी आया था लास्ट टाइम जो 7 जनवरी वाला टेस्ट था, उसके अंदर भी टेस्ट ये क्वेश्चन आया था। इन ऑल अदर मैटर्स कोर्ट में एक्सेप्ट और एक्ट ऑन टेस्टिमनी ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन। कि यहाँ पर आप ये बताएं कि कितने होंगे? 1 मैन एंड 1 फीमेल। ठीक है, 1 मैन एंड 1 वुमेन। और फिर उसके अंदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस डैश वारंट। अब इसके अंदर लास्ट के अंदर जो वर्ड था वो मे या वारंट, दोनों में से कोई एक वर्ड मिसिंग था। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि इन ऑल अदर मैटर्स, बाकी जितने भी मैटर्स है उसके अंदर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट गवाही लेगी 1 मर्द और 1 औरत के। सही है। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद सिंपल इतना है कि आपने बैरक को वर्ड बाय वर्ड समझना है, बैरक के अंदर एक एक वर्ड क्लियर करना है और उसकी एक एक इलस्ट्रेशन को भी समझना है।